हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग सेल डिवीजन का ऑलरेडी 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर के बारे में, कि क्रोमोसोम के क्या क्या पार्ट्स है, क्या फंक्शन था क्रोमोसोम का, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वीडियो नंबर 4 में ये कंटिन्यू करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है। पहले अगर हम बात करें डीएनए प्रेजेंट कहाँ होता है, वो हम लोग पहले हम लोग को ऑलरेडी पता है डीएनए कहाँ होता है। अगर हम बात करें तो हमारा सेल, हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल का पार्ट हो गया क्रोमोसोम। अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम हमारा ऐसा दिखता है, सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम के बीच में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सेंट्रोमियर। ये हम लोग ऑलरेडी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में वीडियो नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक तुमको रनिंग स्ट्रक्चर दिखेगा लाइन जैसे, इसका नाम हम लोग क्या नाम देंगे, इसका नाम हम लोग देंगे डीएनए। इसका नाम होता है डीएनए। अब हम देखते हैं डीएनए क्या क्या चीजों से मिलकर बना है। डीएनए क्योंकि हम लोग को पता है डीएनए के अंदर एक और स्मॉल पार्ट होता है, डीएनए के अंदर एक और स्मॉल पार्ट होता है जिसका नाम क्या होता है, जीन। तो जीन जानने से पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर में है क्या क्या। तो हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में, तो डीएनए का पहले फुल फॉर्म क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये है डीएनए का फुल फॉर्म। अगर हम बात करें तो डीएनए किस चीज से बना होता है, डीएनए एक यूनिट से बना होता है। जिस यूनिट का रिपीटेशन को अगर बार बार दिखाते जाए तो बोलेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन वो यूनिट जो है, वो यूनिट तो किसी चीज से बना होगा। तो वो यूनिट जो डीएनए को बनाता है वो थोड़ा 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला चीज का नाम है पेंटोज शुगर, दूसरा चीज का नाम है नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा चीज का नाम है फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप के बारे में सबको पता होगा। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, जब PO4 3- को हम बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप होगा उस यूनिट में, डीएनए को बनाने वाले यूनिट में फॉस्फेट ग्रुप होगा। पेंटोज शुगर होगा। पेंटोज शुगर क्या होता है, बहुत सारे शुगर की फॉर्म हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में या फिजिकल साइंस में। बट उसके पहले हमें बस इतना जानो कि एक शुगर का फॉर्म होता है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं पेंटोज शुगर। वो बनाता है किसको, डीएनए को। और साथ में एक और चीज चाहिए जिसका नाम होता है नाइट्रोजनस बेस। इसका नाम क्या है, नाइट्रोजनस बेस। एक चीज दिमाग में बैठा लेना कि कहीं पे भी अगर तुमको नाइट्रोजन दिखे तो वो हमेशा बेसिक होगा। अगर कहीं पे भी नाइट्रोजन है मतलब वो चीज क्या होगा, बेसिक। एसिडिक होगा कि नहीं वो नहीं पता, बट अगर नाइट्रोजन है मतलब वो चीज क्या होगा, बेसिक जरूर होगा। तो नाइट्रोजनस बेस में यहाँ पे 2 फॉर्म होता है, पहला होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों नाइट्रोजनस बेस के फॉर्म्स है। प्यूरिन को फिर से फर्स्ट 2 क्लासिफिकेशन किया जाता है, एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है गुआनिन। पिरिमिडिन का 2 फॉर्म होता है, थायमिन और दूसरा होता है साइटोसिन। The thymine and cytosine are 2 forms of pyrimidine and adenine and guanine are 2 forms of purine. तो हम लोग अब एक एक करके देखेंगे कि जब हम लोग डीएनए का यूनिट्स को बनाएंगे ना, यूनिट्स में कभी तुम्हारा एडेनिन प्रेजेंट होगा, कहीं पे गुआनिन प्रेजेंट होगा, कहीं पे थायमिन होगा, कहीं पे साइटोसिन होगा। उसके अकॉर्डिंग सबका अलग अलग नाम दिया जाता है। तो फिर से अगर हम बात करें डीएनए को बनाने के लिए जो यूनिट चाहिए, उसकी यूनिट को बनाने के लिए 3 चीज का जरूरत है। पहला है पेंटोज शुगर, दूसरा है नाइट्रोजनस बेस और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर एक तरह का शुगर है जो बनाता है उस यूनिट को। नाइट्रोजनस बेस 2 चीजों से मिलकर बना होता है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। हो सकता है कि जो यूनिट का हम बात करें उसमें प्यूरिन का कोई एक पार्ट हो, जैसे कि एडेनिन हो, या हो सकता है गुआनिन हो। पिरिमिडिन का भी कोई पार्ट हो सकता है जैसे कि थायमिन हो या फिर साइटोसिन हो। और थर्ड पार्ट क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीनों चीज से मिलकर डीएनए का वो यूनिट बना हुआ है। वो यूनिट को क्या बोलते हैं अभी हम लोग जानेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो जिस यूनिट की मैं बात कर रही हूँ, कौन सा यूनिट, जो ये 3 चीज से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों चीज से मिलकर जो यूनिट बनता है उस यूनिट का नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम होता है, न्यूक्लियोटाइड। हम क्या बोले फिर से, डीएनए को बनाने के लिए एक यूनिट चाहिए, वो यूनिट का बहुत बार रिपीटेशन अगर हो तो डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वो जो सिंगल यूनिट जो डीएनए को बनाने के लिए चाहिए वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला चीज इसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा होता है पेंटोज शुगर और तीसरा होता है नाइट्रोजन बेस। अगर हम बात करें तो फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होगा, PO4 3- होना चाहिए, लेकिन हमको दिख रहा है कि एक माइनस इसकी CH2 के संग बॉन्ड बना चुका है, तो माइनस चार्ज उसका हट गया। इसलिए कैसे दिख रहा है आपको, PO4 2-। अगर हम बात करें पेंटोज ग्रुप का कैसे स्ट्रक्चर होता है पेंटोज शुगर का, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ में आएगा कि जिस जिस जगह पे बॉन्ड मुड़ा हुआ दिखता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं कि वहां पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी
कार्बन प्रेजेंट है। तो जहाँ जहाँ पे हमको कर्विंग दिख रहा है, कर्व दिख रहा है थोड़ा सा स्ट्रक्चर, वहाँ पे बोलेंगे कार्बन प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको समझ में आएगा। अभी आपको बस इतना जानना है कि डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना है। डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि नाइट्रोजनस बेस हो यहाँ पे एडेनिन, हो सकता है गुआनिन हो सकता है साइटोसिन हो सकता है थायमिन हो, चारों में से कुछ भी हो सकता है। पेंटोज शुगर हमेशा यही रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप हमेशा यही रहेगा। और अगर ये तीनों चीजें एक साथ प्रेजेंट रहेगा तो उसका नाम न्यूक्लियोटाइड रहेगा। इतना क्लियर हो गया। अब अगर हो सकता है ना कि न्यूक्लियोटाइड तो है लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस समझ लो, हम नाइट्रोजनस बेस की जगह हम यहाँ लिखते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट है एडेनिन, मतलब फॉस्फेट ग्रुप अभी भी है, अभी भी उसका फॉस्फेट ग्रुप है, अभी भी पेंटोज शुगर है, लेकिन नाइट्रोजनस बेस में हम स्पेसिफिकली बोल दें कि वहाँ पे ऐसे रैंडमली कोई भी नाइट्रोजनस बेस नहीं, हम बोल दे रहे कि वहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है। तो फिर इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या हो जाएगा? इस न्यूक्लियोटाइड का फिर नाम हो जाएगा क्या? एडिनाइलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? एडिनाइलिक एसिड। इस न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड। अगर हम यहाँ पे बोल दें कि गुआनिन प्रेजेंट है ना कि एडेनिन, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा गुआनाइलिक एसिड। अगर हम बोले कि वहाँ पे नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन और गुआनिन नहीं बल्कि साइटोसिन प्रेजेंट है, तो उसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा साइटिडिलिक एसिड। और अगर वहाँ पे थायमिन प्रेजेंट होगी तो उसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा थायमिडिलिक एसिड। नाम समझ में आया? थायमिडिलिक, साइटिडिलिक, एडिनाइलिक एंड गुआनाइलिक। लेकिन यहाँ पे एसिड वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग को पता है फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो आता है फॉस्फोरिक एसिड से। तो फॉस्फोरिक एसिड से आने वाला ग्रुप फॉस्फेट ये स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये एक एसिड है। समझ में आया? तो डीएनए का नाम भी अगर हम फुल फॉर्म में देखें तो उसका नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एसिड वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि इस ग्रुप में, इस न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये पूरा न्यूक्लियोटाइड कैसा बन जा रहा है? एसिडिक इन नेचर। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ये एक तरह का एसिड है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। इसके डीएनए के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे। कौन क्या क्या लिखा हुआ है पढ़ते एक बार। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अभी मैंने कहा था डीएनए एक स्मॉल यूनिट से मिलकर बना है, और वो यूनिट फर्दर 3 चीजों से बना है। क्या क्या? पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस। तो वो यूनिट को हम लोग क्या बोले? न्यूक्लियोटाइड। अगर वो न्यूक्लियोटाइड को, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड को हम लोग एक लाइन में अरेंज कर दी तो हम कहेंगे कि वो डीएनए का स्ट्रक्चर को बना लेगा। नेक्स्ट अगर बोले तो डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 चेन्स। ये डीएनए जो होता है ये 2 चेन से मिलकर बना होगा। कैसा चेन होगा? एक चेन ऐसा होगा और दूसरा चेन एकदम इसके ऑपोजिट। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे 2 चेन से मिलकर बना है डीएनए का स्ट्रक्चर। फिर बोल रहा है कि 2 चेन्स आर एंटी पैरेलल। मतलब अब ये क्या बोलना चाह रहा है? 2 चेन्स आर एंटी पैरेलल। अगर एक चेन का पोलैरिटी यहाँ पे अगर 5 प्रेजेंट है तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 5 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर हम स्ट्रक्चर में देखें और कार्बन का नंबरिंग करना शुरू करें तो हमको ये दिखेगा कार्बन का नंबरिंग करते टाइम पे कि 1 नंबर इसको लेंगे, 2 नंबर कार्बन ये है, 3 नंबर कार्बन ये है, 4 नंबर कार्बन ये है और 5 नंबर कार्बन ये है। तो अगर हम एक के नीचे एक ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करते जाए तो हमको क्या दिखेगा ना कि हमेशा 3' वाला कार्बन नीचे के 5' वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। मतलब 3' वाला कार्बन नीचे ऊपर का, नीचे का 5' कार्बन से जुड़ा होगा। तो ऐसा एक चीज तो होगा ना जो इस चेन में जो सबसे ऊपर में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो, इस चेन में जो सबसे ऊपर में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा उसका क्या होगा? उसका ऊपर वाला एंड, उसका 5' वाला एंड, CH2 वाला ग्रुप जो था, वो वाला जो कार्बन था वो ऊपर की तरफ होगा। और उसका जब हम लोग बोलेंगे कि वो नीचे का 3 से ऊपर का 5 जुड़ा हुआ है, 3 से 5 जुड़ा जुड़ा, हमको जब दिखेगा ना तो फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन को हम लोग देखें तो फर्स्ट कार्बन का हमेशा 5 वाला कार्बन खाली होगा, उसका एक हाथ, और नीचे वाले ग्रुप का, नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का हमेशा 3 वाला कार्बन खाली होगा। एक बार देखो किसी डायग्राम में। अगर हम बोले कि ऐसा बहुत सारे यूनिट से जुड़ा हुआ है तो अगर ये फर्स्ट यूनिट होगा तो इसका तो थर्ड से नीचे जुड़ा होगा, लेकिन इसका 5' क्या होगा? हमेशा खाली होगा। उसी तरह से अगर ये लास्ट होगा तो इसका 5 वाला ऊपर से जुड़ा होगा लेकिन इसका नीचे का 3 वाला हमेशा खाली होगा।
इसीलिए बोलते हैं कि इसका हमेशा एक एंड 5 पे होता है, एक एंड 3 पे होता है, क्योंकि 5 वाला कार्बन ऊपर में किसी से जुड़ा हुआ नहीं रहता और नीचे में 3 वाला कार्बन किसी से जुड़ा हुआ नहीं रहता। सेम उसी तरह से अगर दूसरे चेन का बात करें, हम जैसे बोले डीएनए का 2 चेन होता है, एक चेन में तो 5 से 3 होगा, लेकिन दूसरे चेन में एकदम उसका ऑपोजिट काम होता है। अगर एक चेन में जिस तरह से न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट हुआ है, दूसरे चेन में उसका एकदम ऑपोजिट पैटर्न में न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट होगा। इसलिए बोलते हैं कि दोनों चेन आपस में एंटी पैरेलल है। अभी अगर देखें तो क्या बोला है, एडेनिन बाइंड्स विद थाइमिन। हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियोटाइड होगा, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियोटाइड होगा, और यहाँ पर एडेनिन हो सकता है कि न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजन बेस क्या होगा, एडेनिन हो सकता है, इस न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजन बेस क्या होगा, थाइमिन। तो अगर एक चेन में एडेनिन प्रेजेंट है, दूसरे चेन में थाइमिन प्रेजेंट है, तो दोनों के बीच में हमको एक बॉन्ड दिखेगा, ऐसे डबल बॉन्ड हमको दिखेगा, और इस बॉन्ड का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या होता है, इस बॉन्ड का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो चेन में दोनों तरफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, और दोनों न्यूक्लियोटाइड्स में दोनों के पास नाइट्रोजनस बेस भी होगा, और ये नाइट्रोजनस बेस जब आपस में जुड़ता है, अगर वो एडेनिन है तो वो हमेशा थाइमिन के साथ ही जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, अगर वो गुआनिन है तो वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन के साथ ही जुड़ेगा। तो इस तरह से बॉन्डिंग होता है नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में। अगर लास्ट लाइन में क्या लिखा है, डीएनए इज एसिडिक बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अभी मैंने कहा कि डीएनए एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। और इसका नाम अगर हम बोले, इस पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं, एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप से है। न्यूक्लिक वर्ड क्यों आता है, न्यूक्लिक वर्ड आने का रीजन है क्योंकि इसमें न्यूक्लियोटाइड से, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। राइबो क्यों बोलते हैं, क्योंकि राइबो हम लोग पढ़ेंगे, राइबो शुगर, पेंटोज शुगर, ये शुगर का एक फॉर्म होता है। और डीऑक्सी बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि अगर हम किसी का डीएनए का एक बार स्ट्रक्चर को देखें तो सेकंड पोजीशन पे वहाँ पे, जैसे यहाँ पे OH प्रेजेंट है, यहाँ पे O प्रेजेंट है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे कोई भी O प्रेजेंट नहीं है, और O प्रेजेंट नहीं होने की वजह से इसका नाम हो जाता है डीऑक्सी, और इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे सेल साइकिल से। तो अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर देना। थैंक यू।